की सबसे चर्चित खबरें दिखाते हैं और खबरों को विस्तार से समझाते भी हैं। तो आइए आज की 4 बड़ी खबरों को शॉर्ट में देख लेते हैं, फिर आगे विस्तार से इसे समझेंगे। तो आज हम लोग समझेंगे क्या कांग्रेस को तेजस्वी अभी मंजूर नहीं, महागठबंधन में टूट के दावे क्या है ये भी हम लोग आगे समझेंगे, और आरक्षण पर जेडीयू आरजेडी का तर्क क्या है वो भी हम लोग आगे समझने वाले हैं, और उसके बाद सौगाते मोदी पर सियासत को भी समझेंगे हम लोग आगे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। दिल्ली से एक बड़ी खबर मिल रही है। बिहार कांग्रेस की अहम बैठक आज दिल्ली में हुई। कांग्रेस की बैठक के बाद में बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अलावरू ने यह कहा कि बिहार में बीजेपी गठबंधन का हम सब मिलजुल कर इकट्ठा सामना करेंगे। तो वहीं तेजस्वी की सीएम उम्मीदवारी पर कांग्रेस ने बड़ा बयान दिया। बिहार प्रभारी कृष्णा अलावरू ने तेजस्वी की सीएम उम्मीदवारी पर कहा कि सीएम फेस पर चर्चा बाद में होगी, सामूहिक तौर पर फैसला लिया जाएगा। सीएम फेस कौन होगा या नहीं होगा यह सामूहिक फैसला होगा, अभी इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। क्या तेजस्वी सीएम उम्मीदवार होंगे, क्योंकि आरजेडी क्लियर कर चुकी है कि तेजस्वी हमारे सीएम उम्मीदवार है, तो क्या वो कांग्रेस के भी सीएम उम्मीदवार हैं बिहार में? पर सरकार इंडिया गठबंधन जब बैठेगी, सीट्स के बारे में चर्चा करेगी, मुख्यमंत्री कौन होगा कौन नहीं होगा घोषित करना है नहीं करना है, ये सामूहिक फैसला होगा, उस पर अभी कोई टिप्पणी देना उचित नहीं रहेगा। आइए अब आपको सुनाते हैं लालू प्रसाद का वो बयान जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि कोई माई का लाल तेजस्वी सरकार बनने से नहीं रोक सकता। सरकार तेजस्वी के नेतृत्व में बने और इसको कोई रुनाई बनाई नहीं। सरकार तेजस्वी के नेतृत्व में बने और इसको कोई रुनाई बनाई नहीं। आइए अब कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अलावरू के बयान के मायने समझते हैं। देखिए, दिल्ली में आज बिहार कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई और बैठक के बाद बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अलावरू ने यह कहा है कि बिहार में महागठबंधन का चेहरा कौन होगा, सीएम फेस कौन होगा, ये फिलहाल तय नहीं है। उन्होंने जोर देकर यह कहा कि सीएम का चेहरा मिलजुल करके बैठक उस पर तय की जाएगी पहले, और उसके बाद सामूहिक फैसला लिया जाएगा। यानी कि बिहार में महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव ही सीएम फेस होंगे, अभी यह तय नहीं है। कृष्णा अलावरू ने जिस ढंग से कहा कि महागठबंधन का चेहरा अभी तय नहीं है, उससे ये बात भी निकल कर आती है कि कांग्रेस बिना चेहरे के भी चुनाव में जा सकती है। अब देखिए, कृष्णा अलावरू का बयान इसलिए बहुत बड़ा हो जाता है, बिहार के महागठबंधन में आरजेडी हमेशा से बड़े भाई की भूमिका में रहा है और आरजेडी के सबसे बड़े नेता हैं लालू प्रसाद। हाल ही में लालू प्रसाद ने यह साफ साफ कहा था कि कोई भी माई का लाल तेजस्वी सरकार बनने से नहीं रोक सकता है, यानी कि तेजस्वी यादव को सीएम बनने से रोका नहीं जा सकता है। दूसरी ओर पिछले चुनाव तक बी टीम की भूमिका में रही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष साफ साफ कह रहे हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का चेहरा अभी तक तय नहीं है, यानी कि महागठबंधन में सीएम फेस पर पेच है। यानी कि एक तरह से देखिए, कांग्रेस ने आरजेडी को सीधे आंख दिखाया है और अब संभव है कि कांग्रेस को आरजेडी की बड़े भाई की भूमिका मंजूर नहीं है, ये समझा जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने बहुत जल्द महागठबंधन में टूट का दावा किया है, जिस पर अब सियासी बयानबाजी तेज हो चुकी है। कभी भी बिहार में महागठबंधन दम तोड़ सकता है। महागठबंधन में टूट होने वाली है, यह हम नहीं कह रहे, ऐसा दावा किया है जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने। राजीव रंजन के दावे पर बिहार में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। वो बयानबाजी भी सुनाएंगे। राजीव रंजन ने ऐसा क्यों कहा, उसके पीछे की वजह भी जानेंगे, लेकिन पहले उनका बयान सुन लीजिए। बिहार में महागठबंधन दम तोड़ सकता है और इसका संकेत हाल के दिनों के कई सांगठनिक फैसलों के जरिए कांग्रेस ने दे दिया। राजीव रंजन के दावे पर आरजेडी नेताओं ने पलटवार किया है। देखिए, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव की जो लोकप्रियता अस्वीकारता नौजवानों, युवाओं, किसानों, मजदूरों में बढ़ी है, बेचैनी है भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के लोगों में। तो दूसरी ओर बीजेपी के नेता राजीव रंजन के दावे का समर्थन कर रहे हैं।
सकता। महागठबंधन में टूट हो सकती है, उसका कौन भविष्य है महागठबंधन का। सियासी वार पलटवार के इतर ये जानना जरूरी है कि जेडीयू के राजीव रंजन ने महागठबंधन में टूट का दावा क्यों किया। तो उसके लिए 24 मार्च की इस तस्वीर को देखिए। आरजेडी की ओर से अब्दुल बारी सिद्दीकी ने इफ्तार पार्टी दी, जिसमें लालू प्रसाद सहित पार्टी के कमोवेश सभी बड़े नेता पहुंचे। लेकिन न्योता मिलने के बावजूद कांग्रेस का कोई बड़ा नेता इस दावत इफ्तार में नहीं पहुंचा। तभी से कई तरह के सियासी सवाल राजनीतिक हलके में तैर रहे हैं, जिसको राजीव रंजन ने महागठबंधन में टूट का दावा करके और तेज कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से मितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब राजीव रंजन ने महागठबंधन में टूट की बात क्यों कही, उसको समझते हैं। देखिए, थोड़ा बहुत आप पहली खबर यानी कि कांग्रेस प्रभारी अल्लावरू के बयान से भी समझ गए होंगे। अब इसको डिटेल में समझते हैं। दरअसल देखिए, पहली बार कांग्रेस का कोई प्रभारी लालू प्रसाद से मिलने नहीं गया, वो भी पदभार संभालने के कुछ ही दिनों में। और यही नहीं, कांग्रेस प्रभारी ने कहा था कि कांग्रेस बी नहीं बल्कि ए टीम है। नए कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार ने भी कहा कि बिहार में वो बी टीम नहीं है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उनका लक्ष्य 24% वोट हासिल करना है। बिहार में 1990 से पहले वाली कांग्रेस बनाना चाहते हैं, राजेश कुमार ने यह कहा। मतलब ये कि अब कांग्रेस खुद को मजबूत करना चाह रही है। दरअसल 1990 से पहले कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ती थी। लालू प्रसाद के साथ 1998 से कांग्रेस का गठबंधन हुआ और आरजेडी से गठबंधन के बाद कांग्रेस कमजोर हो गई। आरजेडी से गठबंधन के बाद कांग्रेस का बेस वोट बैंक खिसक गया। दलित और मुस्लिम वोट बैंक का कांग्रेस से किनारा हो गया। लेकिन अब कांग्रेस अपने दम पर आगे बढ़ना चाह रही है, अपने दम पर चुनाव लड़ना चाह रही है। कैसे गठबंधन के बाद कांग्रेस कमजोर हुई, आइए ये भी समझते हैं। तो देखिए, 1998 में कांग्रेस ने लालू के आरजेडी के सामने समर्पण किया। आरजेडी के साथ कांग्रेस साल 2000 में मात्र 23 सीट जीती। आरजेडी के साथ कांग्रेस फरवरी 2005 में मात्र 10 सीट जीती। आरजेडी के साथ कांग्रेस नवंबर 2005 में मात्र 9 सीट जीती। और आरजेडी के साथ ही कांग्रेस 2015 में 15 के चुनाव में कुल 27 सीट जीती। और 2020 की बात कर लें तो इस बार के चुनाव में मात्र 19 सीट जीती। अब कांग्रेस इस कमजोरी से उबरना चाह रही है और यही वजह है कि कांग्रेस नेता फॉर्म में दिख रहे हैं और कांग्रेस बढ़ेगी तो आरजेडी से टकराव भी होगा। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। बिहार विधान परिषद में आज जमकर हंगामा हुआ। आरजेडी के सभी विधान परिषद के सदस्य हरे रंग की टी शर्ट में पहुंचे, जिस पर 65% आरक्षण को लेकर नारे लिखे हुए थे। सीएम नीतीश ने इसे लेकर तंज भी कसा और कहा कि आरजेडी के लोग तेजस्वी के कहने पर कुछ भी करते हैं। इस दौरान एक बार उनकी राबड़ी देवी से भी नोकझोंक हुई। अकेला एगो इसी का है, इसके हस्बैंड करता है। अरे ये बेचारी की सबको कराया, ये सब बोगस चीज है। आरजेडी विधायकों की हरे रंग की ये टी शर्ट बिहार विधान परिषद हंगामे का सबब बन गई। इस टी शर्ट पर नारे लिखे हुए हैं। अगर इसे पढ़ने में आपको परेशानी हो रही है तो सीएम नीतीश की जुबानी सुन लीजिए कि इस पर लिखा क्या है। आज तक कभी नहीं था, वो खड़ा हो ना, अरे वो खड़ा हो ना। देखिए, तेजस्वी सरकार में बड़ी बिहार की 65% आरक्षण सीमा को 9वीं अनुसूची में शामिल करना। जरा और देखो ना, नीचे लिखा हुआ है आरक्षण चोर बीजेपी एनडीए। और करो आप सामने जवाब दो। ये इन्हीं लोगों का पार्टी जो है। अरे बैठो ना, तोरा कुछ। दरअसल आरजेडी के विधान पार्षद 65% आरक्षण को नवी अनुसूची में शामिल करने की मांग पर अड़े थे और उनकी अगुवाई कर रही थी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। आरक्षण पास किए सदन में सभी विधायकों के इस टी शर्ट के पहनने पर सीएम नीतीश कुमार ने नाराजगी जताई और कहा कि तेजस्वी यादव के कहने पर आरजेडी के लोग कुछ भी करते हैं। उन्होंने राबड़ी देवी पर भी तंज कस दिया। अरे ये बेचारी को सही नहीं, गमछी लेके अरे जब रिजेक्ट हुआ तो इसको बनवा दिया। छोड़िए ना, अपना टाइम में बेचारी का कोई मतलब है, ऐसे ही है। बाकी सबको ऐसे ही क्या क्या करते हैं। दोनों हाउस में लोग उठाते हैं, दोनों हाउस में
पार्टी में देखे हैं इस तरह से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने मोर्चा संभाला और बताया कि फिलहाल मामला कोर्ट में है और इस पर अभी सरकार कुछ नहीं कर सकती। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की आरक्षण वाली सियासत को समझने के लिए आरक्षण की वस्तु स्थिति जान लीजिए। नवंबर 2023 में नीतीश सरकार ने जातीय गणना के आंकड़ों के आधार पर राज्य में 65% आरक्षण लागू किया और ईडब्ल्यूएस सहित आरक्षण 75% हो गया। और देखिए 65% आरक्षण पर अभी क्या स्थिति है। जून 2024 में पटना हाईकोर्ट ने 65% आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया। हाईकोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 का उल्लंघन माना। इंदिरा साहनी मामले में 50% की सीमा का हवाला दिया। और देखिए आरक्षण पर क्या स्थिति है, अभी क्या स्थिति है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। और ऐसे में नीतीश सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। मतलब ये कि मामला कोर्ट में है और सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। लेकिन आरजेडी के नेता आरक्षण के मुद्दे पर नीतीश सरकार को घेरते हुए एनडीए को आरक्षण विरोधी बताते हैं। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि नीतीश कुमार ने आरक्षण के लिए क्या क्या किया है। तो आइए जानते हैं। देखिए नीतीश कुमार ने 2006 में पंचायती राज और 2007 में नगर निकाय में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया और बिहार की सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण दिया और 2013 में पुलिस बहाली में 35% आरक्षण की व्यवस्था की गई। तो वहीं देखिए दूसरी ओर आरजेडी का यह दावा है कि 2001 में राबड़ी देवी ने ईबीसी आरक्षण को बढ़ाया 12% से बढ़ा करके 18% किया। आरजेडी नेताओं का यह दावा है कि पहले अति पिछड़ा आरक्षण 12% था, लालू प्रसाद ने बढ़ाकर 14% किया और फिर राबड़ी देवी ने इसे बढ़ाकर के 18% किया। तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं आरक्षण को लेकर के भी सियासत हो रही है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। बीजेपी ईद पर देश भर में 32 लाख गरीब मुसलमानों को सौगातें मोदी दिया जाएगा ताकि उन्हें ईद मनाने में किसी तरह की दिक्कत ना हो। बीजेपी के इस फैसले पर अब बिहार में सियासत तेज है। बिहार चुनाव से पहले बीजेपी ने बड़ा अभियान शुरू किया है। अभियान का नाम है सौगात ए मोदी। सौगात ए मोदी के तहत बीजेपी ईद पर देश भर में 32 लाख गरीब मुसलमानों को एक विशेष किट देगी ताकि उन्हें ईद मनाने में किसी तरह की दिक्कत ना हो। बीजेपी के 32,000 पदाधिकारी 32,000 मस्जिदों में संपर्क कर 32 लाख गरीब मुसलमानों को सौगात ए मोदी देंगे। मुस्लिम समाज के लिए मोदी जी की शानदार योजना। बीजेपी के सौगात ए मोदी अभियान पर बिहार में राजनीतिक बहस तेज हो गई है। एआईएमआईएम के नेता अख्तरुल ईमान ने कहा कि मुसलमानों को भीख नहीं, हक चाहिए। मुसलमानों को भीख की जरूरत नहीं है, सौगात की जरूरत नहीं है, इस मुल्क में इंसाफ की जरूरत है। तो वहीं जेडीयू कोटे के मंत्री जमा खान कहते हैं कि एनडीए शासनकाल में मुस्लिम समाज को सौगात मिलना तो तय ही था। नीतीश कुमार जी का हम चाहने वाले हैं। नीतीश कुमार जी अगर हैं एनडीए निश्चित तौर पर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी सौगात देंगे। ये सब नीतीश कुमार जी का देन है, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जबकि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का कहना है कि मोदी जी सबके लिए काम करते हैं, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म के हों। देखिए प्रधानमंत्री जी भारत के सब लोगों के हित में काम करते हैं। उसमें कौन धर्म है कौन जाति है इसका उनके दिमाग में विश्लेषण नहीं है। रमजान के महीने में देश भर में चल रहे दावते इफ्तार के बीच बीजेपी ने सौगाते मोदी अभियान की शुरुआत की है। जानकार मानते हैं कि इसका उद्देश्य मुस्लिम समुदाय के बीच कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ावा देना और बीजेपी एनडीए के लिए राजनीतिक समर्थन जुटाना है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला है। अमित शाह ने कहा विपक्ष का 15 से 20 साल तक नवंबर नहीं आने वाला। 15 से 20 साल तक जो भी करना है हमें ही करना है। उनका कहना है कि इतने सालों तक उनका नंबर नहीं आएगा। राज्यसभा में आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक पर जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा कि अगर समय के साथ किसी इमारत की मरम्मत नहीं की जाती है तो वो ढह जाती है। उन्हें लगता है कि शायद वो आकर इसे बदल देंगे, लेकिन अगले 15 से 20 साल तक किसी की बारी नहीं आएगी। जो भी करना है हमें ही करना है।
बताना चाहता हूं कि समय के साथ जो इमारत की मरम्मत न हो तो इमारत ढह जाती है। नए नए एक्सपेरिमेंट अनुभव होते हैं, नए नए प्रकार की आपदाओं का अनुभव होता है, कुछ छूट गया है, कुछ दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस है, और ये सारे चीजों को समाहित कर हम कानून में बदलाव करें तो इसमें क्या आपत्ति? कानून अगर बदलता नहीं है तो काल बाह्य हो जाता है। और मान्यवर उनको ये होगा कि शायद हम आएंगे तो बदलेंगे। भाई बहुत देर है, 15-20 साल तक किसी का नंबर नहीं लगने वाला। आप जरा भी चिंता मत करिए, जो कुछ करना है हमें ही करना है लंबे समय। कांग्रेस पर अमित शाह के तंज को आइए समझते हैं। देखिए, अमित शाह ने राज्यसभा में आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक पर जवाब दिया। अमित शाह ने कांग्रेस पर तंज कसा और अमित शाह ने कहा कि 15 से 20 साल तक नंबर नहीं आने वाला है। 15 से 20 साल जो भी करना है हमें ही करना है, यानी कि फिलहाल कांग्रेस के लिए कोई जगह नहीं है। मतलब ये कि 20 साल तक बीजेपी की सरकार रहेगी और 20 सालों में भी बीजेपी ही विकास करेगी। गृह मंत्री अमित शाह का ये कहना है कि अभी किसी का नंबर नहीं आने वाला है, बीजेपी ही सरकार में रहने वाली है और बीजेपी ही सारा काम करेगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।